कई बार ऐसा भी होता है कि किसी लेन देन के दौरान दुकानदार या कोई अन्य व्यक्ति हिसाब में गड़बड़ी के चलते हमें कुछ ज्यादा पैसे वापस कर देता है या इसी तरह का कोई अन्य लाभ हमें मिल जाता है। इस परिस्थिति में अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया होती है। कुछ लोग अपना कर्तव्य समझकर दुकानदार को उसकी भूल का एहसास कराते हैं और अतिरिक्त रकम स्वेच्छा से वापस कर देते हैं। कुछ लोग इसे अपनी किस्मत समझकर अपने पास रख लेते हैं और कुछ लोग इस पर अपना अधिकार तक जमाते हैं। किंतु सच तो यह है कि जो धन या संपदा आपने अपने परिश्रम, मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से हासिल नहीं की है, उस पर आपका कोई अधिकार नहीं है। अतः ऐसी संपत्ति का त्याग कर देना ही उचित है। इसका एक कारण यह भी है कि इस तरह का लाभ दबे पांव आपके चरित्र में एक दोष पैदा कर देता है और भविष्य में आप इस तरह के लाभ लेने के लिए उन्मुक्त हो जाते हैं और यह प्रवृत्ति अनजाने में ही व्यक्ति को दुष्कर्म की ओर धकेलती है। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग में अनेकों स्थान पर हमें ऐसे प्रसंग मिलते हैं जब केवल अपना अधिकार ना समझते हुए गांधी जी ने बड़े से बड़े प्रलोभनों को ठुकरा दिया था। ऐसा ही एक दिलचस्प किस्सा मैंने चुना है आज के अंक के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र नामदेव और आज बात करेंगे गांधी जी के जीवन से जुड़े एक ऐसे प्रसंग के बारे में जो हमें भाग्यवश ही सही लेकिन किसी भी प्रकार के अनुचित लाभ को त्यागने की शिक्षा देता है। और ये त्याग न केवल हमारे व्यक्तित्व को निखारता है बल्कि हमारे चरित्र को और अधिक दृढ़ बनाता है। मैं जितेंद्र नामदेव आप सभी का स्वागत करता हूँ। अपनी आत्मकथा में गांधी जी वकालत से जुड़े किस्सों को रखने के लिए तैयार नहीं थे। फिर कुछ वकील मित्रों ने इसकी मांग की और ये कहा कि अगर वे सत्य रक्षा से जुड़े कुछ प्रसंगों का थोड़ा भी विवरण दे दे तो वकीलों को इससे बहुत कुछ जानने को मिल जाएगा। ये दलील गांधी जी को प्रभावित कर गई। इस कारण गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अपने वकालत के दिनों को याद करते हुए कुछ किस्सों का वर्णन किया है। गांधी जी लिखते हैं, विद्यार्थी जीवन से ही मैं सुना करता था कि वकालत का धंधा झूठ बोले बिना चल ही नहीं सकता, लेकिन झूठ बोलकर ना तो मुझे कोई पद हासिल करना था और ना पैसे ही कमाने थे, इसलिए इन बातों का मुझ पर कोई प्रभाव न पड़ा था। वकालत के धंधे में मैंने कभी असत्य का प्रयोग नहीं किया और मेरी वकालत का एक बड़ा भाग केवल सेवा के लिए ही अर्पित था और इसके लिए मैं केवल जेब खर्च के अतिरिक्त और कुछ नहीं लेता था और कई बार जेब खर्च तक छोड़ देता था। मुवक्किल पक्षकार को मैं पहले ही कह देता था कि यदि मुकदमा झूठा हो तो मेरे पास मत लाना। साक्षी गवाह को पढ़ाने सिखाने की मुझसे कोई उम्मीद न रखना। इन सब बातों से मेरी ये साख बन गई थी कि झूठे मुकदमे मेरे पास आते ही न थे। और एक अवसर ऐसा भी आया जब मेरी बहुत बड़ी परीक्षा हुई। मेरे बहुत अच्छे और घनिष्ठ मुवक्किलों में से एक का ये मामला था जिसमें बही खाते की भारी उलझने थी। मुकदमा काफी लंबे समय तक अदालत में चला था और अंत में अदालत द्वारा नियुक्त एक अकाउंटेंट मुनीम को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई। अदालत के फैसले में मेरे मुवक्किल की पूरी जीत थी, किंतु मुंशी के हिसाब में एक छोटी किंतु गंभीर त्रुटि हो गई थी। जमा खर्च की रकम डेबिट की बजाय क्रेडिट में डाल दी गई थी। इससे हमारे विपक्षी का पक्ष और अधिक कमजोर एवं हमारा पक्ष और अधिक मजबूत हो गया था। विपक्ष ने अदालत के इस फैसले को रद्द करने की अपील भी की थी, किंतु अकाउंटेंट के द्वारा की गई हिसाब में इस गड़बड़ी को वे अभी तक जान नहीं पाए थे। मुवक्किल की ओर से मैं छोटा वकील था। बड़े वकील ने ये भूल देखी थी, पर उनका ये विचार था कि मुंशी की भूल स्वीकार करने के लिए हम किसी तरह से बाध्य नहीं हैं। अतः हमें ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जो मुवक्किल के हित के विरुद्ध हो। पर जब मुझसे राय ली गई तो उनकी राय के विरुद्ध मैंने कहा, इस मुकदमे में मुंशी द्वारा की गई भूल हमें स्वीकार करना ही चाहिए। इस पर बड़े वकील ने कहा, ऐसा किए जाने पर इस बात का पूरा डर है कि अदालत पूरे फैसले को ही रद्द कर दे। कोई भी होशियार वकील मुवक्किल को ऐसे खतरे में कभी नहीं डालेगा। क्या आप जानते हैं कि अगर मुकदमा फिर से चलाना पड़े तो मुवक्किल कितने खर्च से उतरेगा? और फिर कौन जानता है कि ऐसे मुकदमे का परिणाम क्या होगा? इस बातचीत के दौरान मुवक्किल अर्थात पक्षकार भी वहीं मौजूद थे। मैंने कहा, मेरा तो यह विचार है कि मुवक्किल को और हम दोनों को ऐसा जोखिम उठाना ही चाहिए। हमारे स्वीकार ना करने पर भी
अदालत इस त्रुटिपूर्ण फैसले को भूल मालूम हो जाने के बाद भी बहाल रखेगी, इस बात का क्या भरोसा है। और अगर भूल सुधारने की कोशिश में मुवक्किल को थोड़ा नुकसान हो जाता है तो इसमें हर्ज नहीं है। बड़े वकील बोले, पर हम भूल स्वीकार करें तब ना। मैंने जवाब दिया, हमारे भूल स्वीकार ना करने पर भी अदालत या प्रतिपक्ष इस भूल का पता ना लगाएगा, इसकी जिम्मेदारी कौन ले सकता है। और अगर हमारे भूल स्वीकार करने से पहले अगर अदालत ने या प्रतिपक्ष ने स्वयं इस भूल का पता लगा लिया, तब ऐसी स्थिति में हमारे पास बचाव का कोई साधन न रह जाएगा। बड़े वकील ने कठोर होते हुए कहा, तो आप इस मुकदमे में बहस करेंगे? भूल स्वीकार करने की शर्त पर मैं इस मुकदमे में हाजिर होने को तैयार नहीं हूं, मैंने नम्रता पूर्वक कहा। यदि आप खड़े ना हो और मुवक्किल चाहें तो इस मुकदमे में मैं बहस करने तैयार हूं, किंतु भूल स्वीकार ना किए जाने की स्थिति में मेरा इस मुकदमे में काम करना असंभव हो जाएगा। इतना कहकर मैंने मुवक्किल की ओर देखा। वे कुछ परेशान दिखाई दिए। यहाँ ये बात जानने योग्य है कि जिन्हें हम मुवक्किल या पक्षकार कह रहे हैं, उनका गांधी जी के साथ बहुत गहरा एवं आत्मीय संबंध था, एवं वे न केवल गांधी जी के स्वभाव को जानते थे, बल्कि सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के प्रति गांधी जी के संकल्प से भी परिचित थे। यही कारण था छोटा वकील होने के बावजूद इनके लिए गांधी जी की राय इतनी महत्वपूर्ण थी। एवं अब फैसला अपने पक्ष में आने एवं इस तीखी बहस के बावजूद उन्होंने कहा, ठीक है तो आप ही पैरवी कीजिए, अदालत में भूल स्वीकार कर लीजिए। यदि हारना ही होगा तो हार जाएंगे, और अगर हम सच्चे हैं तो ईश्वर हमारी रक्षा अवश्य करेगा। मुझे खुशी हुई। बड़े वकील ने मुझे फिर चेताया। उन्हें मेरे हठ के लिए मुझ पर तरस आया, लेकिन उन्होंने मुझे धन्यवाद भी दिया। मुवक्किल को दी गई मेरी सलाह के विषय में मुझे लेश मात्र भी चिंता न थी, पर मुकदमे की पूरी पैरवी करने की योग्यता के विषय में पूरी शंका थी। और मन में कांपते कांपते मैं न्यायाधीश के सामने उपस्थित हुआ, और जैसे ही उक्त भूल की बात निकली, वैसे ही एक न्यायाधीश बोल उठे, ये चालाकी ना कहलाएगी। मुझे बड़ा गुस्सा आया। जहां चालाकी की गंध भी न थी, वहां चालाकी का शक होना मुझे असहनीय प्रतीत हुआ। मैंने मन में सोचा, जहां पहले से ही जज का ख्याल बिगड़ा हुआ है, वहां ऐसे मुश्किल मुकदमे में जीत हासिल कैसे की जाएगी। पर मैंने अपने गुस्से को दबाते हुए शांत भाव से जवाब दिया, मुझे आश्चर्य होता है कि मेरी बात पूरी सुनने से पहले ही आप चालाकी का आरोप लगाते हैं। जज बोले, मैं आरोप नहीं लगाता, केवल शंका प्रकट करता हूँ। आपकी शंका ही मुझे आरोप जैसी लगती है। मैं आपको वस्तु स्थिति समझा दूं, फिर यदि शंका के लिए स्थान हो तो आप अवश्य शंका करें। जज ने शांत होकर कहा, मुझे खेद है कि मैंने आपको बीच में ही रोका, आप अपनी बात समझा कर कहिए। मेरे पास सफाई का पूरा मसौदा तैयार था, और शुरू में ही जज के मन में शंका आ जाने के कारण मैं जज का ध्यान अपनी दलील की ओर खींच सका। इससे मुझ में हिम्मत आ गई और मैंने विस्तार से सारी जानकारी दी। न्यायाधीश ने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना और वे समझ गए कि भूल असावधानी के कारण ही हुई है, अतः परिश्रम से तैयार किया गया हिसाब रद्द किया जाना उन्हें उचित न जान पड़ा। प्रतिपक्ष को तो यह विश्वास हो चला था कि भूल स्वीकार करने के बाद उन्हें अधिक बहस की आवश्यकता ही न पड़ेगी, पर न्यायाधीश ऐसी स्पष्ट और सुधर सकने लायक भूल को लेकर अदालत का फैसला रद्द करने को बिल्कुल भी तैयार न हुए। प्रतिपक्ष के वकील ने बहुत माथापच्ची की, पर जिन जज के मन में शंका पैदा हुई थी वे ही मेरे हिमायती बन गए और बोले, अगर मिस्टर गांधी ने गलती स्वीकार न की होती तो आप क्या करते? जिस अकाउंटेंट को हमने नियुक्त किया था उससे अधिक होशियार और ईमानदार विशेषज्ञ हम कहां से लाएं? हम ये मानते हैं कि आप अपने मुकदमे को भली भांति समझते हैं। हिसाब का कोई भी जानकार जिस तरह की भूल कर सकता है, इसके अतिरिक्त कोई और भूल क्या आप बता सकते हैं? यदि नहीं तो हिसाब की इस मामूली सी त्रुटि के लिए दोनों पक्षों को नए सिरे से खर्च में डालने के लिए ये अदालत तैयार नहीं है। और यदि आप यह कहें कि इसी अदालत को यह केस शुरुआत से सुनना चाहिए तो यह संभव ना हो पाएगा। ऐसी अनेक दलीलों से प्रतिपक्षी के वकील को शांत करके एवं फैसले में हुई त्रुटि को सुधरवा कर अदालत ने वही फैसला कायम रखा। मेरे हर्ष की सीमा न रही। बड़े वकील और मुवक्किल दोनों खुश हुए और मेरी ये धारणा और दृढ़ हो गई कि वकालत के धंधे में भी सत्य की रक्षा करते हुए काम किया जा सकता है।
और यहाँ यह प्रकरण समाप्त होता है। गांधी जी के जीवन से जुड़ा यह प्रकरण अपने आप में पूर्ण मालूम होता है और इसमें कुछ भी जोड़े या घटाए जाने की आवश्यकता मुझे महसूस नहीं होती। इस पर भी मुझे यह तो कहना ही होगा कि गांधी जी के चरित्र में यह दृढ़ता एवं मजबूती और निर्णय लेने की उनकी क्षमता कोई आकस्मिक नहीं है, बल्कि जिस तरह किसी भी कौशल को विकसित करने के लिए मनुष्य को अभ्यास की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार सत्यपरायणता एवं ईमानदारी उनके सतत प्रयासों एवं अभ्यास का नतीजा थी। एवं सत्य और ईमानदारी के संदर्भ में ऐसा कौशल कम ही देखने को मिलता है। ये थी आज की कहानी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। इसके बारे में अपने विचार मुझे लिख भेजें अपने कमेंट्स के माध्यम से। आपसे मिलने वाले प्रेम एवं आशीर्वाद का मैं हमेशा आभारी हूँ एवं हृदय से उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी किसी और नए किस्से के साथ, किसी और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। मुझे धैर्यपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद।